नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का द देव आईएएस अकेडमी में। और इस लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे भौतिक भूगोल संबंधित एमसीक्यू। और इस सीरीज़ में हम भूगोल के 500 से ज़्यादा प्रश्न हम यहाँ पर सम्मिलित करने वाले हैं। ये इसका सेट 5 है। हर सेट में 10 प्रश्न होते हैं और पिछले 27 वर्षों के प्रश्नों का अवलोकन यहाँ पे किया जा रहा है, 1995 से लेकर 2021 तक के प्रश्नों का। और ये प्रश्न किस परीक्षा में पूछे गए हैं? ये परीक्षा है यूपीएससी की सीएसई परीक्षा में प्रारंभिक परीक्षा में पूछे गए सवाल है, ठीक है। और आगामी प्रारंभिक परीक्षा के लिए ये बहुत ही उपयोगी हो जाते हैं। आप तक ये वीडियो हिंदी भाषा में लेकर आ रहा हूँ। मेरा नाम है देवरत्न ईके। चलिए शुरू करते हैं। सवाल है, एक मौसम विज्ञान केंद्र के तापमान एवं वर्षा अभिलेख नीचे दिए गए हैं। तापमान एवं वर्षा का अभिलेख यहाँ पे दिए गए हैं नीचे। और ये प्रश्न सन 2001 में पूछा गया है। तापमान यहाँ पे सेल्सियस में दिए गए और यहाँ पे वर्षा दी गई है सेंटीमीटर में, ठीक है। जनवरी से लेकर दिसंबर तक यहाँ पे मंथ दिए गए, 12 महीने का तापमान और यहाँ पे वर्षा दी गई। यहाँ पे हम नीचे देखते हैं औसत तापमान यहाँ पे बताया गया है और औसत वर्षा बताई गई, ठीक है। तो औसत तापमान और औसत वर्षा बताई गई तो यहाँ पे हम इसको देख सकते हैं एक एक के अनुसार। यदि हम देखेंगे तो यहाँ पे हर मंथ का देख सकते हैं। और यहाँ पे यदि औसत आपको देखना हो तो यहाँ पे औसत दिए गए, औसत तापमान भी दिए गए, औसत वर्षा भी दी गई, ठीक है। औसत तापमान यहाँ पे 12.8 डिग्री सेल्सियस और औसत वर्षा यहाँ पे 54.9 सेंटीमीटर वार्षिक। निम्नलिखित में से उपर्युक्त जलवायविक प्रतिरूप वाले प्रदेशों को पहचानिए। मतलब यहाँ पे औसत तापमान 12.8 डिग्री सेल्सियस के आसपास हो और औसत वर्षा यहाँ पे 54.9 सेंटीमीटर वार्षिक हो। तो इसमें से ये क्षेत्र हमको चूज करना है। पहला है भूमध्य सागरीय प्रदेश, दूसरा है मानसूनी प्रदेश, तीसरा है सोपानी प्रदेश, चौथा है उत्तरी पश्चिमी यूरोपीय प्रदेश। तो ये औसत तापमान और औसत वर्षा यहाँ पे जिसमें 12.8 डिग्री सेल्सियस के आसपास होगी और औसत वर्षा होगी 54.9 सेंटीमीटर। तो ये क्षेत्र हो जाएगा यहाँ पे भूमध्य सागरीय प्रदेश। ये तीन नहीं होंगे, ठीक है। भूमध्य सागरीय प्रदेश। उपयुक्त आंकड़े भूमध्य सागरीय जलवायु से संबंधित है और यहाँ अधिकांश वर्षा शीतकाल में होती है। किसमें होगी? शीतकाल में। तथा सालों भर तापमान लगभग समान होता है, ठीक है। साल भर तापमान हम देखेंगे लगभग समान होगा। तो यहाँ पर देखो ये लगभग यहाँ पे तापमान इसका समान यहाँ पर देखने को मिलेगा आपको। आंसर इसका ए। अगला सवाल देखते हैं, कथन और कारण से संबंधित है और कूट यहाँ पे दिए गए हैं। कूट के अनुसार हमको इसका उत्तर बताना है। सन 2001 में सवाल पूछा गया। चलिए हम देखते हैं कथन और कारण। कथन को यहाँ पे बोले गए ए स्टेटमेंट और कारण यहाँ पे रीजन आर है, ठीक है। कथन हम पढ़ते हैं, लघु ज्वार भाटाओं के समय उच्च ज्वार सामान्य से निम्नतर तथा निम्न ज्वार भार सामान्य से उच्चतर होता है। क्या ये सही है? लघु ज्वार भाटाओं के समय, हाँ ये कथन बिल्कुल सही है। लघु ज्वार भाटाओं के समय उच्च ज्वार सामान्य से निम्नतर तथा निम्न ज्वार सामान्य से उच्चतर होता है, ठीक है। ये कथन यहाँ बिल्कुल सही है। दूसरा यहाँ पे कारण यहाँ पे दिए गए, लघु ज्वार भाटा बृहत ज्वार भाटा के विपरीत पूर्ण चंद्र के स्थान पर नव चंद्र के समय होता है। तो ये गलत है, ये कथन यहाँ पे सही नहीं है, ठीक है। लघु ज्वार भाटा बृहत ज्वार भाटा के विपरीत पूर्ण चंद्र के स्थान पर नव चंद्र के समय होता है, ये गलत है। लघु ज्वार भाटाओं के समय उच्च ज्वार सामान्य से निम्नतर तथा निम्न ज्वार सामान्य से उच्चतर होता है, जो पहला कथन हमारा सही है। लघु ज्वार भाटा बृहत ज्वार भाटा के विपरीत पूर्ण चंद्र के स्थान पर नव चंद्र को नहीं आता, बल्कि यह कृष्ण एवं शुक्ल पक्ष की सप्तमी एवं अष्टमी को आता है, ठीक है। और जब सूर्य व चंद्रमा पृथ्वी के साथ समकोण बनाते हैं, प्रत्येक पूर्णिमा व अमावस्या को सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी एक सीध में होते हैं और इस स्थिति को सिजगी कहते हैं। क्या बोलेंगे? सिजगी। तब सूर्य एवं चंद्रमा के संयुक्त आकर्षण शक्ति से वृहद या दीर्घ ज्वार उत्पन्न होता है। ऐसा महीने में 2 बार होता है और पूर्णिमा के समय तथा दूसरा अमावस्या के समय, ठीक है। यहाँ पर ये कारण इसका गलत है। कूट हम देख लेते हैं। ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण है, ये गलत है। आर यहाँ पे गलत है, ठीक है। आर यहाँ गलत है इसलिए, और यहाँ कूट बोल रहा है कि ये सही है, तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा है ए और आर दोनों सही है। क्या ए और आर दोनों सही है? नहीं, दोनों सही नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। ए सही परंतु आर गलत है। क्या ए सही? ए सही आर गलत है, हाँ बिल्कुल, सी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चौथा है ए गलत आर सही, ये नहीं होगा, सी इसका आंसर हो जाएगा। आंसर है इसका सी। अगला सवाल है, सूर्य का प्रभाव मंडल हेलो प्रकाश के अपवर्तन से उत्पन्न होता है। प्रकाश के अपवर्तन से उत्पन्न होता है। 2002 में सवाल पूछा गया है। ऑप्शन हम देखते हैं, स्तरी मेघों के जलवाष्प में, पक्षाभ कपासी मेघों के हिम स्फटिकों में, पक्षाभ मेघों के हिम स्फटिकों में, या फिर स्तरी मेघों
के धूल कणों में, मतलब ये सूर्य का प्रभाव मंडल हेलो प्रकाश के अपवर्तन से उत्पन्न होता है, कहाँ उत्पन्न होता है ये पूछा गया है। ठीक है, तो ये उत्पन्न होगा पक्षाव मेघों के हिम स्फटिकों में। आंसर इसका सी, आंसर इसका सी। पक्षाव मेघों के हिम स्फटिकों द्वारा प्रकाश के अपवर्तन से सूर्य के चारों ओर प्रभाव मंडल का निर्माण होता है। ये देखो, ये सूर्य है, ये सूर्य के चारों ओर प्रभाव मंडल का यहाँ पे निर्माण हुआ। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, ये पेड़ के बीचों बीच यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है सूर्य, इसके आसपास प्रभाव मंडल ये हो सकता है, हेलो इसको बोलेंगे, हेलो। ठीक है, पक्षाभ स्तरीय मेघ उच्च आकाश में पाए जाते हैं, और इन मेघों में उपस्थित हिमकणों से जब प्रकाश का अपवर्तन होता है तब सूर्य तथा चंद्रमा के चारों ओर प्रभाव मंडल का निर्माण होता है। ठीक है, तो ये आंसर इसका सी। अगला सवाल हम देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सन 2002 में पूछा गया सवाल है, और इसके बाद ये कथन यहाँ पे है, और इसके बाद ये पूछा गया है इन वक्तव्यों में से इनमें से कौन से वक्तव्य सही है। ठीक है, इनमें से कौन से वक्तव्य सही है, ये कथन यहाँ पे दिए गए हैं, इनमें से कौन से कथन सही है हमको बताना है। यहाँ पे कोड दिए गए हैं, ऑप्शन में आप यहाँ देख सकते हैं। चलिए पहले कथन हम पढ़ लेते हैं। महासागरीय धाराएं, पहला कथन है महासागरीय धाराएं महासागर में जल का मंद भूपृष्ठ संचलन होती है। महासागरीय धाराएं महासागर में जल का मंद भूपृष्ठ संचलन होती है, तो ये सिर्फ मंद नहीं होती है, तीव्र भी होती है। ठीक है, मंद तो होती है लेकिन तीव्र भी होती है, तो यहाँ पे ये कथन पूरी तरह सही नहीं है। ठीक है, तो ये कथन यहाँ पे है गलत। ठीक है, यदि तीव्र और मंद दोनों दिया रहता तो हम इसको बोल देते कि ये सही है, लेकिन ये गलत है। ठीक है, दूसरा कथन है महासागरीय धाराएं पृथ्वी का ताप संतुलन बनाए रखने में सहायक होती है। महासागरीय धाराएं पृथ्वी का ताप संतुलन बनाए रखने में सहायक होती है, तो क्या ये सही है? हाँ, ये कथन बिल्कुल सही है। ठीक है, दूसरा कथन यहाँ पे सही है। तीसरा है महासागरीय धाराएं मुख्यतः सनातन पवनों द्वारा चलायमान होती है, तो ये भी सही है। चौथा है महासागरीय धाराएं महासागर संरूपण द्वारा प्रभावित होती है, तो ये भी सही है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं 2, 3 और 4 कौन सा ऑप्शन में है। पहला ऑप्शन में 1 और 2 नहीं, 2, 3 और 4 ये बी वाले ऑप्शन में दिख रहा है। 1, 3 और 4 नहीं, 1, 2, 3 और 4 नहीं। तो यहाँ पे देखो पहला आपको मिल गया कि गलत है, तो आप जिसमें पहला है उसको मार्क कर लो, तो ये 3 तो नहीं होने वाले। अब उसके बाद ये 2, 3 और 4, तो ये 2, 3, 4 यहाँ पे मिल गया हमको, आंसर हो जाएगा इसका बी। ठीक है, आप इस प्रकार यदि आपको एक कथन पता है तो उससे संबंधित भी आप आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, इसको बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड। देखो यहाँ पे एक गलत था, तो एक वाले आपने छांट लिए, 1, 2, 3 ये तीनों छांट लिए, अब ऑप्शन बचता है खाली बी। यदि आप इस प्रकार से भी इस प्रश्न करेंगे तो ये भी सही आएगा। ठीक है, सागरीय धाराएं जल की धीमी गति नहीं होती, बल्कि ये तीव्र गति से भी प्रवाहित हो सकती है, इसलिए कथन ए यहाँ पर गलत हुआ, हमारा आंसर हो जाएगा इसका बी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सन 2002 में सवाल पूछा गया है, और ये कथन यहाँ पे दिए गए हैं, और इसमें से ये पूछा गया कि इनमें से कौन से कथन सही है। सही वाले हमको छांटना है। ठीक है, चूज करना है। यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन को हमको लगाने। ठीक है, भूमध्यवर्ती क्षेत्रों में वर्ष 4 मुख्य ऋतुओं में विभाजित होता है। भूमध्य क्षेत्रों में वर्ष 4 मुख्य ऋतुओं में विभाजित होता है, तो क्या 4 में होता है? नहीं, ये 2 में होता है। कितने में होगा? 2 में। तो पहला कथन यहाँ पे गलत हो जाएगा। ठीक है, 2 मुख्य ऋतुओं में यहाँ पे ये विभाजित होता है। दूसरा है भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में गर्मियों में अधिक वर्षा होती है, तो क्या ये गर्मियों में होती है अधिक वर्षा? नहीं, ये गर्मियों में नहीं होती, ये होती है ठंड में। कहाँ होगी? ठंड में। तो ये दूसरा कथन भी यहाँ पे गलत है। तीसरा कथन हम देखते हैं, चीन की सतह की जलवायु में पूरे वर्ष वर्षा होती है। हाँ, ये बिल्कुल सही है, ये कथन सही है। चौथा कथन हम देखते हैं, उष्णकटिबंधीय उच्च भूमियाँ विभिन्न जलवायु के ऊर्ध्वाधर अनुच्छेद वर्गीकरण को प्रदर्शित करती है, तो क्या ऐसा करती है? हाँ, बिल्कुल। तो तीसरा और चौथा कथन यहाँ पर सही है, पहला दूसरा गलत है। तो तीसरा चौथा हम देख लेते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है। देखो पहला यहाँ पे गलत है, तो पहले गलत वाले देख लो, 1, 2 और ये तीसरे में देखो 3, ये 3 तो नहीं छूंगे। ठीक, क्योंकि पहला कथन गलत है हमारा। अब देखो ऑप्शन बच रहा है, तो इस प्रकार भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो। यदि आपको
एक ऑप्शन पता है तो, ठीक है, या एक कथन पता है तो भी। हालांकि हमने यहाँ पे सभी को चेक करके देखे, तो चेक करने के बाद हमारा 3 और 4 आया। यदि आपको दूसरी मेथड से भी करना है तो आप उससे भी कर सकते हो। उसको बोलते हैं, ये मेथड मैंने आपको बताया पिछले में भी, इसका नाम है एलिमिनेशन मेथड। सॉरी, एलिमिनेशन मेथड इसको बोलेंगे, ठीक है। आंसर आएगा डी। भूमध्य क्षेत्रों में वर्ष में केवल 2 ऋतुएं पाई जाती है और भूमध्य सागरीय क्षेत्र में ठंड में अधिक वर्षा होती है। निम्नलिखित पारिस्थितिक वर्गीकरण पर विचार कीजिए। 2002 में सवाल पूछा गया है। इन परिस्थितिक वर्गीकरण की धवलता परिणाम का घटता क्रम है। धवलता परिणाम, एल्बिडो बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? एल्बिडो। पहले तो समझ लो कि है क्या। अपने ऊपर पड़ने वाली किसी सतह के प्रकाश या अन्य विद्युत चुंबकीय विकिरण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को प्रतिबिंबित करने की शक्ति की माप, प्रकाशानुपात, या फिर एल्बिडो या फिर धवलता बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? धवलता। मान लो ये देखो, ये सूर्य है, ये क्या है? सूर्य। सन से आ रहा है प्रकाश किसी सतह में पड़ा, सतह से वापस गया, ठीक है। तो ये देखो, पहले क्या होगा? ये तो होगा, इसका अवशोषण होगा, ठीक। अवशोषण यहाँ पे होगा, ये जो प्रकाश आ रहा है इसका अवशोषण हुआ। उसके बाद क्या होगा? ये बाकी प्रकाश परावर्तित हो जाएगा, ठीक है, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ये देखो, ये हो जाएगा रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो ये जो जितना रिफ्लेक्ट हुआ है इसको हम बोलेंगे प्रकाश अनुपात या एल्बिडो, इसकी मात्रा को, ठीक है। अपने ऊपर पड़ने वाले किसी सतह के प्रकाश या अन्य विद्युत चुंबकीय विकिरण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को प्रतिबिंबित करने की शक्ति की माप, इसकी माप को क्या बोलेंगे? प्रकाश अनुपात या फिर एल्बिडो या फिर धवलता बोलते हैं। क्या बोलेंगे? धवलता, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन हम देखते हैं। धवलता परिणाम का घटता क्रम हमको बताना है। घटता क्रम मतलब पहले सबसे ज़्यादा किस में होगा, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, ठीक है। 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए, ये हम देखेंगे। यहाँ पे हम चेक करते हैं। टैगा उष्णकटिबंधीय, सदापर्णी उष्णकटिबंधीय पर्णपाती और टुंड्रा, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा किस में होगी जो धवलता है या एल्बिडो है, वो होगा यहाँ पे टुंड्रा में, ठीक है, टुंड्रा में। तो यहाँ पे देखो 4 है, इसका सीक्वेंस हम जमाते चलेंगे। टुंड्रा में फिर से कम हो जाएगा, यहाँ पे टैगा में फिर से कम होगा, यहाँ पे उष्णकटिबंधीय पर्णपाती में फिर उससे कम हो जाएगा उष्णकटिबंधीय सदापर्णी में। तो ये देखो, ये क्रम यहाँ पे बना 4 1 3 2। ऑप्शन हम देख लेते हैं। 1 4 3 2 नहीं, 4 1 3 2, हाँ ये वाला मिल रहा है। 4 1 2 3 नहीं, 1 4 2 3 नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा मिल रहा है? यहाँ पे बी। तो क्रम हो जाएगा इसका बी वाला, ठीक है। 4 1 3 2 आंसर है इसका बी। परितंत्र के अनुसार टैगा की अपेक्षा टुंड्रा का एल्बिडो अधिकतम होगा और इसी प्रकार उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों का एल्बिडो उष्णकटिबंधीय सदारहित वनों से अधिक होगा। अगला सवाल है कथन और कारण से संबंधित है। कूट यहाँ पे दिए गए हैं, सन 2002 में सवाल पूछा गया। कथन हम यहाँ पे देखते हैं। दोनों गोलार्धों के 60 डिग्री से लेके 65 डिग्री अक्षांशों में उच्च दाब की बजाय निम्न दाब पेटिका होती है। तो क्या ये सही है? हाँ, ये कथन बिल्कुल सही है। दोनों गोलार्धों के 60 डिग्री से 65 डिग्री अक्षांशों में उच्च दाब की बजाय निम्न दाब पेटी होती है, तो ये पेटिका होती है। तो ये कथन बिल्कुल सही है। कारण हम देखते हैं। निम्न दाब क्षेत्र भूमि पर नहीं बल्कि महासागरों पर स्थायी होता है। तो क्या सही है? नहीं, ये कारण यहाँ पे सही नहीं है। यहाँ पे हम देख लेते हैं, ए और आर दोनों सही हैं। क्या दोनों सही है? नहीं, दोनों सही नहीं है। ए और आर दोनों सही हैं? नहीं, दोनों सही नहीं है। आर ए का सही स्पष्टीकरण, आर जो कारण है आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है, ये भी गलत है। सी हम देखते हैं, ए सही है, हाँ ए हमारा सही है, परंतु आर गलत है, ठीक है। तो आर गलत है, बिल्कुल आर यहाँ पे गलत है। तो आंसर रहेगा इसका सी। ए सही है, आर गलत है, आंसर रहेगा इसका सी, ठीक है। आंसर इसका सी। ए गलत परंतु आर सही, ये नहीं होगा। ए गलत नहीं है हमारा, ए सही है, आंसर है इसका सी। उपध्रुवीय निम्न दाब क्षेत्र दोनों गोलार्धों 60 डिग्री से 65 डिग्री अक्षांशों के मध्य उपस्थित है।
इस क्षेत्र में निम्न दाब रहता है क्योंकि पृथ्वी के घूर्णन के कारण धरातलीय पवनें ऊपर की ओर फैल जाती हैं। कहाँ फैलेगी? ऊपर की ओर। आंसर है इसका सी। अगला सवाल हम देखते हैं, कथन और कारण से संबंधित है ये, सन 2002 में पूछा गया सवाल है। उपरोक्त के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? सही कथन, इनमें से सही ऑप्शन हमको ढूंढना है। ठीक है, कथन हम पढ़ते हैं। पृष्ठीय वायु चक्रवात के केंद्र के ऊपर अभ्यंतर कुंडलित होता है। पृष्ठीय वायु चक्रवात के केंद्र के ऊपर अभ्यंतर कुंडलित होता है। क्या सही है? हाँ, ये बिल्कुल सही है, कथन यहाँ पर सही है। कारण हम देखते हैं, हवा चक्रवात के केंद्र में अवरोधित होती है। हाँ, ये कथन भी, ये कारण यहाँ पर सही है, इससे संबंधित ये कारण है। यहाँ पे हम देखते हैं ए और आर दोनों सही हैं, किंतु आर ए की व्याख्या है। ठीक है, यहाँ पे कथन भी सही है और इसके संबंधित इसका जो कारण दिया गया वो भी सही है। तो यहाँ पे ए और आर दोनों सही हैं, बिल्कुल, इतना भाग संतुष्ट हुआ। और यहाँ पे आर ए की सही व्याख्या है, बिल्कुल सही। तो ये पहला कथन यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, आंसर इसका ए और आर दोनों सही, परंतु आर ए का सही व्याख्या नहीं है, ये गलत हो जाएगा। ए सही परंतु आर गलत, ये भी नहीं है। ए गलत, आर सही, ये भी नहीं। देखो, हमको दोनों सही मिल गया तो हमारा पहला ऑप्शन में ही काम हो गया, तो हम ये देखेंगे। ठीक है, आंसर है इसका ए। धरातलीय पवनें चक्रवात के केंद्र की ओर प्रभावित होती है और केंद्र में निम्न दाब क्षेत्र विकसित करती है। अगला सवाल है, निम्नलिखित जलवायु और विषयक तथ्यों पर विचार कीजिए। सन 2002 में सवाल पूछा गया, इनमें गर्जन वाले बादलों का विकास किस किस तथ्य के कारण होता है? गर्जन वाले बादलों का विकास में पूछा गया है। संघनन, दूसरा है उच्च ताप एवं आर्द्रता, पर्वत विज्ञान, चौथा है ऊर्ध्वाधर हवा, गर्जन, मेघ। तो यहाँ पे गर्जन वाले बादलों का विकास किस किस तथ्य के कारण होता है? तो यहाँ पे संघनन कारण भी होगा, उच्च दाब एवं आर्द्रता के कारण भी होगा, पर्वत विज्ञान कारण भी होगा और ऊर्ध्वाधर हवा गर्जन मेघ के कारण भी होगा। तो चारों जो यहाँ पे दिए गए हैं विचार, ठीक है, जो तथ्य जो दिए गए हैं, तो इससे संबंधित चारों ये सही हैं। तो हम यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं, 1 और 2 नहीं, 3 और 4 कहाँ जाएंगे? 2, 3 और 4, एक यहाँ मिसिंग है, 1, 3 और 4, यहाँ 2 मिसिंग है, 1, 2, 3 और 4। आंसर है इसका डी। आंसर आएगा क्या इसका? डी। मेघ गर्जन उच्च ताप एवं उच्च आर्द्रता के कारण विकसित होती है। इसमें पवनें ऊर्ध्वाधर गति से चलने लगती है। जलवाष्प संघनित होकर बादलों का निर्माण करके पर्वतीय वर्षा के रूप में पृथ्वी पर पुनः प्रकट हो जाते हैं। आंसर है इसका डी। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी एक अन्य तीनों की तुलना में अधिक सूर्य को परावर्तित करता है या करती है? सन 2010 में सवाल पूछा गया है। बालू मरुस्थल, धान की फसल युक्त भूमि, नवपात हिम से आच्छादित भूमि, प्रेयरी भूमि। तो सूर्य निम्नलिखित में से कौन सा या कौन सी अन्य तीनों की तुलना में अधिक सूर्य को परावर्तित करती है या करता है? तो ये है नवपात हिम से आच्छादित भूमि। आंसर है इसका सी। आंसर है इसका सी। नवपात हिम से आच्छादित भूमि सूर्य के प्रकाश का अधिक परावर्तन करती है। ठीक है, तो ये थे सेट 5 के 10 प्रश्न। आई होप आपको समझ में आए होंगे और आपने इसे एंजॉय भी किया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। थैंक्स फॉर वॉचिंग द देवाइस अकेडमी।